तो नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 1 का 4 के बारे में। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। मतलब दे रहा है जो समीकरण रैखिक दिया हुआ है ये, उसको आपको हल करना है पहले। उसके बाद में इसे पता करना है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ये पता लगने के बाद आपको जब अद्वितीय हल प्राप्त हो तो उससे उस स्थिति में, मतलब उस समय ब्रज गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करनी है। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना समय लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हल लिखकर और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो जब आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम दिया हुआ समीकरण को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है एक्स माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसी प्रकार से 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे इन दोनों को लेकर, तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, लिखेंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण। चूंकि परीक्षा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोगों को, तो इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में अवश्य रहेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर। तो जब हम इस रैखिक व्यापक रूप को, मतलब समीकरण को रैखिक व्यापक रूप से तुलना करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है। ओके। तो जब हम इस समीकरण को रैखिक व्यापक रूप से तुलना करेंगे, सबसे पहले तो हम रैखिक व्यापक जो रूप होता है उसका समीकरण समझ लेते हैं। उसका क्या होता है समीकरण। तो उसका समीकरण कुछ इस प्रकार होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ समीकरण 1 के लिए। चूंकि यहाँ पे समीकरण 2 दिया हुआ है, तो इसी वजह से इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो उसी प्रकार एक बार और लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हमें इसी के पहचान के लिए यहाँ पे 1 और 2 लगा देना होगा। तो एक के आगे 1 लगा देंगे, बी के आगे 1 लगा देंगे, और सी के आगे 1 लगा देंगे, क्योंकि ये समीकरण 1 के लिए हुआ। और उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब एक और काम करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो समीकरण दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, एक्स माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट नंबर समीकरण है हमारा। और जो सेकेंड नंबर समीकरण है आपका, वो 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, वो सेकेंड नंबर समीकरण है आपका। ओके। तो इन समीकरण को नोट कर लिए। अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो हमें इसको परिभाषित करने के लिए इस रूप का लाना होगा, चूँकि a1/a2, तो ये हमें ज्ञात करना होगा। तो हमें तो a1 और a2 पता ही नहीं है। सबसे पहले हम उसको यहाँ पे बगल में नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 a2 और b1 b2 और c1 और c2। इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मान हमें नोट करना होगा। ओके। तो यहाँ पे इसका मान भी यहीं पे दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x के आगे e1 लगा हुआ है, तो उसी प्रकार x के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा। ओके। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 1। और b1 का मान कितना हो जाएगा, y के आगे b1 है, तो यहाँ पे y के आगे क्या है, -3, तो -3 y का मान। और उसी प्रकार से c1 के स्थान पर क्या है, 1, c1 केवल है, तो यहाँ पे c1 के स्थान पर क्या है, -7। उसी प्रकार से समीकरण 2 में भी हम रख लेंगे। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर -3 और -15। ओके।
ये हमारा समीकरण नंबर 2 के लिए हो गया। तो हम इस रूप का लाना होगा, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इस रूप का लाना होगा। तो हमारा A1 का मान कितना है, 1 है, तो 1/A2 का मान कितना है, तो 3 है, 3 इज इक्वल टू B1 का मान कितना है, तो -3 और B2 का मान कितना है, -3 इक्वल टू C1 का मान कितना है, -7 और C2 का मान -15। तो ये तो माइनस माइनस क्रश हो जाएगा और 3 से 3 1 बार में क्रश हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा और उसी प्रकार माइनस माइनस कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 और 15 है, तो ये तो नहीं कटेगा, ये कटने वाले में से नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे उसी प्रकार 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे तो 1/1 बचा है हमें, तो 1/1 और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7/15 बचा है। तो हमारा क्या सिद्ध हो रहा है इससे, A1 A2 B1 B2 के बराबर है, कदापि नहीं है, और C1 C2 के बराबर तो सोचिएगा भी मत। तो लिखेंगे A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब आप लोग देख सकते हैं A1 A2 के बराबर B1 B2 नहीं है, तो C1 C2 के बराबर हो ही नहीं सकता, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप लोगों ने पहले ही वाले वीडियो में देखा होगा, जब A1 A2 के बराबर नहीं होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है अद्वितीय हल, मतलब अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो लिखेंगे तो इस समीकरण से हमें अद्वितीय हल प्राप्त हुआ कि नहीं। यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, अद्वितीय हल प्राप्त हुआ, तो आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, पहले वाले वीडियो में था, वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से देख लीजिए, यही हमारा चार्ट। तो यहाँ पे क्या है, A1 A2 और B1 B2 जब बराबर ना हो तो हमारा क्या होता है, केवल एक हल यानी अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ओके, और जब ये तीनों बराबर है A1 A2 B1 B2 और C1 C2, तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, मतलब कितना भी हल हो सकता है। और जब A1 A2 बराबर हो, B1 B2 भी बराबर हो, लेकिन C1 C2 इज नॉट इक्वल टू, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोई हल नहीं। तो यहाँ पे तो हमारा पहला वाला आया हुआ है अद्वितीय हल, और क्वेश्चन में भी दे रहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में हमें ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ पे तो ब्रज गुणन विधि द्वारा हमें क्वेश्चन को हल करना होगा, उसके बाद में प्राप्त होगा जो x और y का मान, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम ब्रज गुणन विधि द्वारा भी हल कर लेते हैं, क्योंकि हम बिहार के स्टूडेंट हैं बाबू, कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम ब्रज गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करते हैं। तो जब हम ब्रज गुणन विधि द्वारा इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो हमारा ब्रज गुणन विधि पहले क्या होता है कि नहीं, उसको देखेंगे। तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको हल कर लें। तो यहाँ पर ये जो A1 A2 का मान था उसे हम यहाँ पे रख लेंगे। ओके, A1 A2 B1 B2 C1 और C2 क्या क्या था, मुझे यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे समीकरण के हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें A1 A2 का ही जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे A1 का मान क्या था, 1 और A2 का मान 3, और यहाँ पे B1 का मान भी -3 था और B2 का भी -3। उसी प्रकार से C1 का मान -7 और C2 का मान -15। तो हम एक काम करेंगे, इसको पहले हम घेर लेंगे। ओके, मान लीजिए बंदी है, इसको हम पहले घेर लेते हैं। तो इसको घेर लिए हैं, तो जब हम तीनों चोर को घेर लिए हैं, तो सबसे पहले हम इस चोर को इससे मुलाकात कराते हैं, मतलब इसका जिज्ञासा है कि हम इससे मिलें और इसका भी जिज्ञासा है कि हम इससे भी मिलें। तो इसको मिलाते हैं, लेकिन फिर इन दोनों को मिलने के बाद इसका मन करता है कि हम ए वाले से मिलें। तो सबसे पहले वाले कैदी से हमें मिलाते हैं, तो यहाँ पे डैश, मतलब ये आया इससे मिलने। अब उसके बाद में जब इससे ये मिल लेता है, तो इसका मन होता है कि नहीं हम इससे भी मिलेंगे, क्योंकि तीनों एक ही गैंग का चोर था। तो जब हम इससे मिलाएंगे तो हमारा यही ब्रज गुणन विधि द्वारा हल हो गया चुटकियों में। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा x था और y था और 1 था, उसको हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x और कुछ दूरी पे लिख देंगे इसे y, क्योंकि यही तीनों इसको मिलाने गया था, ये तीनों पुलिस है जो इसको मिलाने गए थे, और इसको 1।
तो इनका नाम तो आएगा ही, क्योंकि फरार हो गए तो फिर। और उसके बाद में ये जो है वैसे ही इसको नीचे नोट करेंगे। तो हमारा A1 और A2, क्योंकि इन दोनों को ही मिलाने गया था एक्स। और उसी प्रकार से नहीं, पहले A1 A2 से नहीं, हम B1 B2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही ना सबसे पहले मिलने गया था कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे B1 और ये B2 हो गया। ओके, हो गया हमारा B1 और B2। तो इस ये जाकर सबसे पहले C1 C2 से मिला था, तो इसको लिखेंगे C1 और C2। ओके, और उसके बाद में एक उठा तो क्या गया A1 A2 के पास, तो लिखेंगे A1 और A2। और फिर ये आया B1 और B2 के पास, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे मिलन समाप्त हुआ। ओके, तो यहाँ पे हुआ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो B1 से C2 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसी प्रकार B2 से C1 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। और जब हम मल्टीप्लाई कर दिए तो आगे हमारा ब्रजगुणन विधि 80% हल हो चुका है, मतलब 100% क्या यही है सूत्र कि नहीं। सबसे पहले ये जो बी वाला चोर होगा बीच वाला, वो सी वाले से मिलेगा, और फिर सी वाला ए से मिलेगा, और फिर ए वाला बी से मिलेगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो बी से होगा। ओके, और इस प्रकार हम सारणी बना लेंगे। जब हम बना लेंगे इसको, तो यहाँ पे एक्स को बटे में रखेंगे, और फिर ये जो कर रहा है क्रस गुना, इसको हम मल्टीप्लाई करके नीचे रख लेंगे। यहाँ पे B1 से C2 में मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे B1 मल्टीप्लाई C2। ओके, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। ओके, उसी प्रकार B2 से C1 में हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे B2 माइनस C1, और यहाँ पे इक्वल दे देंगे चिन्ह। इक्वल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे y को लिख देंगे ऊपर, क्योंकि यही गया था कैदी को मिलाने, यही पुलिस वाला है। ओके, और यहाँ पे C1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है A2 में, लिखेंगे C1 और मल्टीप्लाई A2। ओके, और यहाँ पे माइनस C2 से A1 में हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे C2 और A1 मल्टीप्लाई A1। ओके, उसी प्रकार से 1, क्योंकि इस चोर का नाम है, इस पुलिस वाले का ही नाम है 1, तो हमारा A1 मिल रहा है B2 से, इसको B1 से मिलने का मन नहीं है, तो लिखेंगे A1, और B2 में हमारा झगड़ा हो गया। ओके, और फिर माइनस, और A2 B1 से मिल रहा है, तो लिखेंगे A2, और B1 में हमारा झगड़ा हो गया। क्योंकि मिलने के बाद में कोई खजाना या फिर राज था, वो बताना नहीं चाहता था लोग, तो इन लोगों में झगड़ा हुआ। तो अब चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही हमारा मान था ना कि नहीं, जब चोरवा मिलने गया था सब, तो आपस में चोर नहीं बोल सकते, मतलब कैदी बोल सकते हैं हमें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बाई, तो यहाँ पर B1, तो B1 का मान हम लोग देखिए यहाँ पे -3 है, तो लिखेंगे -3। और फिर C2 का मान कितना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे, और C2 यहाँ पे है -15, यहाँ पे -15। और चूंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस का चिन्ह रहने देंगे। और फिर यहाँ पे B2, ये जो रहा B2 यहाँ पे है, तो ये हमारा B2 का मान -3 है, मल्टीप्लाई C1, तो हमारा C1 -7 है। तो कर दिए इक्वल टू, अब यहाँ पे y लिखेंगे, तो y, तो हमारा C1 का मान कितना है, C1 -7 कि नहीं, -7 है। और यहाँ पे A2 कितना है, A2 3 है, 3, तो 3 लिखेंगे, और फिर माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट दे देंगे, क्योंकि हम लोगों को आसानी होगी हल करने में। और ब्रैकेट दे दिए, तो यहाँ पे C2 का मान रखना होगा, तो C2 -15 है, तो माइनस में 15 रख देंगे, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, और फिर A1 है, तो A1 हमारा 1 है, 1। ओके, और फिर हमारा इक्वल का चिन्ह देंगे, और 1, तो 1 बाई, यहाँ पर A1 दे रहा है, तो A1 का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू B2, यहाँ पे क्योंकि B2 से मुलाकात कर रहा है, यहाँ पे B2 हमारा कितना है, -3, और फिर माइनस डालेंगे, और हमारा कितना हो जाएगा A2, तो A2 कितना है हमारा 3 इंटू B1 मान कितना है, तो -3, यही है ना हमारा। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स बाई, यहाँ पर 15 3 से कितना होता है, 45 होता है, 45, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 14 5 माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 7 21 इक्वल टू वाई बटा, यहाँ पे 3 7 कितना होता है, तो 21, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में 21 डालेंगे। ओके, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस हो जाता है। ओके, और जब 15 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 1 बाई, यहाँ पे 1 में -3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि आगे प्लस और माइनस, प्लस है लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं है। ओके,
और यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9। तो हमारा तो यही हो गया। तो जब हम इसको एक जगह करेंगे तो यहाँ पे जब 45 में से 21 जाएगा तो हमारा यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ फिर यहाँ पे 24 बच जाएगा, इक्वल टू वाई बटा में जब 21 माइनस में और यहाँ पे प्लस में 15 है तो यहाँ पे -6 बचेगा। ओके, और इक्वल टू यहाँ पे जब 1/3 माइनस में और प्लस में 9 है तो यहाँ पे 6 बचेगा कि नहीं, यही हमारा बचेगा। तो बस साथियों कुछ मिनट में सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे x y और 1 y का मान आ चुका है, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे। ओके, मानिए कि इन दोनों बंटवारा कर रहे हैं इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x/24, इसका मान लिख देंगे। अब चूंकि इसमें से बंटवारा करना है इसे, तो लिखेंगे अब चूंकि ये इससे झगड़ा करेगा तो सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे कि नहीं, क्योंकि इसका भी नाम आना चाहिए, 1/6 हो जाएगा। और फिर इसका इससे संबंध है तो इसको लिखेंगे, तो y/-6 इक्वल टू 1/6 ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व थोड़ा सा कर लेंगे दिमाग लगाकर। ओके, तो यहाँ पे हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको इसमें कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्रिया को कर देंगे। यहाँ पे x में जब 6 से होगा तो 6x हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 24 में जब 1 से होगा तो 24 हो जाएगा। ओके, तो चूंकि x का मान कितना आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो भाग जाएगा, तो यहाँ पे बटा में आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये अपने नीचे रखेगा, 24 बोलेगा कि नीचे रहो। ओके, तो यहाँ पे जब 6 से 24 में करेंगे तो 4 में जाएगा, तो चूंकि x का मान कितना आ जाएगा हमारा 4, x इक्वल टू होगा x इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे x का मान तो इतना गया। और यहाँ पे आप लोग फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे कि नहीं, इसमें और इसमें, तो यहाँ पे 6y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे -6 इंटू 1 तो -6। तो चूँकि y का मान कितना आ जाएगा फिर -6, और फिर इधर से ही जाएगा तो बोलेगा कि भैया रख लो, तो बोलेगा मेरे नीचे रहना होगा, तो यहाँ पे इसके नीचे रहेगा तो ये कटेगा, तो कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा -1। तो देखिए आप लोग बातों बातों में ही हल हो चुका है, x का मान 4 और y का मान -1, यही आया हुआ है हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से पढ़ाए हैं हम, क्योंकि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो आप लोगों को प्राप्त होता रहे और ज्ञान बढ़ता रहे। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।